आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो मैंने आपको पार्टीशन बताए थे किसके, मरुस्थल के। मरुस्थल के कुछ हिस्से बताए थे, कुछ पार्ट किए थे हमने, किस आधार पर, जलवायु के आधार पर। ठीक है, जलवायु के आधार पर हमने क्या किए थे, हिस्से किए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहां से इधर पश्चिम में, अरावली से पश्चिम में क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, ये होगी अपनी अरावली। इस अरावली के पश्चिम में क्या है, मरुस्थल है, बताया मैंने आपको पिछले वीडियो में। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो एक रेखा है, ये जो रेखा है कितनी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कितनी, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो कहां से गुजरती है, वो गुजरती है आपके अरावली से। ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये कहां से गुजरती है, अरावली से गुजरती है आपके। ठीक है, आपको इतनी बात पता चल गई। अब 50 सेंटीमीटर यहां से गुजर रही है, इसका मतलब इधर तो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इधर से क्या आ रहा है, मानसून आ रहा है। तो यहां से क्या होगी, मतलब इधर तो 50 से क्या होगी, प्लस वर्षा होगी, और इधर होगी 50 से कम, 50 से कम। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊं, इधर तो 50 से ज्यादा होगी, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा, इधर 50 सेंटीमीटर से कम। और ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है इसको 500 मिलीमीटर भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये पूरे राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। पहला तो जो पश्चिम, इसके पश्चिम में हो गया अरावली के, और एक पूर्व में हो गया अरावली के। ठीक है, ये दो भाग इसके कर देती है। फिर मैं आपको बताऊं कि मरुस्थल के भी क्या किए थे हमने, दो भाग किए थे। यहाँ से किस आधार पर, ये भी हमने जो भाग किए थे, ये भी हमने भाग किए थे किस आधार पर, ये भी हमने इस वर्षा रेखा के आधार पर भी किए थे। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, ये कहां से गुजरती है, इस पूरे मरुस्थल के, इस पूरे थार मरुस्थल के दो भाग कर देती है। कौन, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इससे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने, फिर देखिए यहां पर क्या होगा, 50 से कम, मतलब कि 0 से क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो वर्षा होगी वो 25 और 50 इन दोनों के बीच में होगी। कितनी होगी, 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा कहां पर होगी, यहाँ पर होगी। किस वाले भाग में होगी, अर्ध शुष्क वाले भाग में, अर्ध शुष्क वाले भाग में। कहां पर होगी, अर्ध शुष्क वाले भाग में होगी। और शुष्क वाले भाग में जो वर्षा होगी वो कितनी होगी, वो होगी 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में। ये हमने दो भाग किए थे, शुष्क और अर्ध शुष्क। हमने जो पढ़ा अरावली, फिर उसके पश्चिम में हमने डिवाइड कर दिया किस आधार पर, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर। फिर मरुस्थल को हमने दो भागों में बांट दिया किस आधार पर, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर। जो शुष्क भाग है उसमें जो वर्षा होगी वो होगी 0 से 25 सेंटीमीटर, और अर्ध शुष्क भाग है उसमें 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा आपके होगी। इतनी बात मुझे लगता है आपको कल समझ में, उस वीडियो में समझ में आ गई थी। ठीक है, देखिए फिर मैंने आपको बताया थे कि शुष्क के भी क्या हैं, दो भाग हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले तो है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, और एक है बालू का स्तूप युक्त। ये दो भाग किसके हैं, ये दो भाग ये इस शुष्क प्रदेश के। फिर हम कुछ भाग इसके भी करेंगे, किसके, अर्ध शुष्क के। इसके तो मैंने आपको दो भाग बता दिए, एक तो बालू का स्तूप युक्त, एक बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, मुक्त और युक्त दो भाग बता दिए। फिर मैं बात करूं इनको क्या करेंगे, हम अलग से निकाल निकाल के पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले शुष्क प्रदेश को उठाएंगे और उसके दो भाग जो हैं उनमें से पहला भाग उठाएंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरा भाग उठाएंगे, दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से अर्ध शुष्क के भी दो भाग हैं। कौन कौन से, देखिए 4 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं, 4 भाग। देखिए मैंने आपको बताया था, अरे आपको पता होगा, यहाँ से नदी निकलती है घग्गर। तो ये जो भाग हो गया ये हो गया घग्गर का मैदान। क्या हो गया, घग्गर का मैदान। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, घग्गर का मैदान।
पहला पार्ट पढ़ेंगे हम घग्गर का मैदान, ठीक है। फिर भाग पढ़ेंगे हम कौन सा, फिर उसके भाग यहाँ पर आता है चूरू, झुंझुनू और सीकर, मतलब कि शेखावाटी। क्या आ गया, शेखावाटी, शेखावाटी आ गया। और शेखावाटी का क्या पढ़ेंगे हम, अंतःप्रवाह, शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र जो है उसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम चीजें समझेंगे, बांगर क्या है, खादर क्या है, यहाँ पर हम समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि बांगड़ क्या है, ये वाला क्या है, ठीक है, इस बारे में समझेंगे। और एक समझेंगे बागड़, ये वाला क्या है। इन दो चीजों के बारे में, इन चार चीजों के बारे में कहाँ समझेंगे, शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में। 4 भाग करेंगे, 2 भाग हमने कर दिए। तीसरा वाला भाग है ये कौन सा भाग है, ये जो भाग है ये है पठारी। किसका पठारी भाग है ये नागौर, ठीक है, नागौर की उच्च भूमि, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहां से एक नदी निकलती नागपाड़ अजमेर से लूणी, तो ये लूणी का क्या हो गया, बेसिन, लूणी का बेसिन। ये मैं बता चुका था आपको पिछले बारे पार्ट में, बता चुका था कि हमने ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उठाएंगे शुष्क, और शुष्क में भी कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त, जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, ठीक है, वो वाला पार्ट अपन उठाएंगे, इस भाग को उठाएंगे, ठीक है। मैं बात करूं बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, इनमें क्या होता है, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कौन सा ज्यादा है। बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है ना, बालू का स्तूप मुक्त, जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, जहां पर धोरे नहीं है, जहां पे बालू के टिब्बे नहीं है, ये इतना ही क्षेत्र है केवल। मतलब इसका मतलब यह है कि कम है, ज्यादा नहीं है। मुक्त वाला जो क्षेत्र है कितना है, वो है 41.5%, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट ऐसे रख सकते हो, 40% भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर मैं बात करूं बालू का स्तूप युक्त की, ये आपको दिख रहा है ज्यादा, क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो ये ज्यादा ही है, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा ही है। कितना है ये गुरुजी, ये है 58.5%, 58.5%, ये कितना है, 58.5% है, ठीक है। इतना याद आपको रह जाएगा, मुझे लगता है रह जाएगा, और याद करोगे तो 100% हो गया, ठीक है, हो जाएगा। फिर अब मैं बात करता हूं शुष्क प्रदेश की। शुष्क प्रदेश में कौन कौन से आएंगे, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होंगी, क्या क्या बातें इसके बारे में हैं, वो सारी हम पढ़ते हैं एक 1 बाय 1 करके। देखिए शुष्क प्रदेश के बारे में बात करूं, एक ये जो शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले मुक्त वाले की बात कर रहे हैं, बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप युक्त, ठीक है। मुक्त वाले की बात कर रहे हैं जो कि कितना है, 41.5% है, और ये कितना है, 58.5% है, ठीक है। ये तो है 41.5%, यह है 58.5%। इसे आप 40, इसे आप 60 भी याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। 60 कौन सा है, युक्त वाला। मुक्त वाला कितना है, कम है, मुक्त वाला कम है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। फिर मैं बात करूं मुक्त वाले की, इस मुक्त वाले का विस्तार, इसका विस्तार कहां कहां पर है, इसका विस्तार कहां कहां पर है। जो अपना मरुस्थल, ये बालू का स्तूप मुक्त है, इसका विस्तार है एक तो पोखरण में, पोखरण को बोला जाता है, आपको पता है, शक्तिधाम। क्या बोला जाता है, शक्तिधाम बोला जाता है। शक्तिधाम क्यों बोला जाता है, शक्तिधाम क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु परीक्षण हुआ था, कब हुआ था, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, इसलिए इसे बोला जाता है शक्तिधाम। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, क्या नाम दिया था, इसका क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ध्यान रखें कि जो पोखरण है शक्तिधाम, इसको कहा जाता है 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये इससे क्या है संबंधित थी, इसलिए मैंने बता दिया आपको। फिर मैं बताऊं इसका विस्तार, पोखरण कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है जैसलमेर में, ये भी ध्यान रखें, एक तो आपको यही पता ना हो, ठीक है। फिर मैं बताऊं इसका विस्तार कहाँ पर है, मोहनगढ़ कहाँ पर है, मोहनगढ़ भी जैसलमेर में है, ठीक है। फिर मैं बात करूं किसकी, फलोदी की।
फलोदी। विश्व में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बता सकते हो तो कमेंट करना, ठीक है। विश्व में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ठीक है। ठंडा में बता देता हूँ, सबसे ठंडा स्थान है बरकोयानस्क। कहाँ पर पड़ता है बरकोयानस्क, ये पड़ता है आपके साइबेरिया रूस में, ठीक है। अब ये जो फलोदी है ये सर्वाधिक गर्म स्थान है किसका, राजस्थान का। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर में पड़ता है ये, ठीक है, ध्यान रखें। इसका विस्तार बता रहा हूं मैं, बालू का स्तूप मुक्त का, जिसमें पहले बताया मैंने पोखरण जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर, फलोदी जो जोधपुर में पड़ता है। फिर एक विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार है नाकोड़ा। नाकोड़ा पर्वतमाला कहां पर है ये, नाकोड़ा पर्वतमाला है बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में। नाकोड़ा पर्वतमाला कहां पर है, बाड़मेर में, जहां पर क्या है इसका विस्तार है, किसका विस्तार है, बालू का स्तूप मुक्त का। कितना प्रतिशत है, ये है आपके 41.5%। पोखरण, फलोदी, मोहनगढ़, नाकोड़ा पर्वतमाला। और एक और बात, नाकोड़ा पर्वतमाला में पाई जाती है 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। और मैं आपसे पूछूं 56 का मैदान, तो 56 का मैदान आपको पता हो तो ये जो पार्ट है किसकी बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ये जो पार्ट है ना, जहाँ से नदी गुजरती है, कौन सी, माही नदी, उसको कहा जाता है, उसके भाग को कहा जाता है क्या, 56 का बेसिन या 56 का मैदान, ठीक है। तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, 56 की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में, और नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर है, बाड़मेर में। तो ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई, पोखरण, मोहनगढ़, फलोदी, और एक जैसलमेर खुद शहर में, जैसलमेर शहर में, जैसलमेर शहर में भी कहाँ इसका विस्तार है, किसका, बालू का स्तूप मुक्त का। तो विस्तार की हमने बात की, जैसलमेर शहर में, पोखरण में, मोहनगढ़ में, फलोदी में, नाकोड़ा पर्वतमाला में, ये सब में क्या है इसका विस्तार पाया जाता है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। फिर मैं बात करूं, ये जो सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि जैसलमेर में सर्वाधिक स्थान है, मतलब सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है इसका, बालू का स्तूप मुक्त का जैसलमेर में ही है, ठीक है। अब जैसलमेर के बारे में आपको बताऊं तो जैसलमेर में बहुत सारी चीजें फैक्टर हैं। पहले बात तो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। फिर मैं बताऊं जैसलमेर में एक गांव है, कौन सा, आकल गांव। कौन सा गांव है, आकल गांव, जहां पर क्या है, आकल गांव में क्या है, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, ये कहां पर है, जैसलमेर में है, ठीक है। और मैं बात करूं इसकी, आकल वुड फॉसिल्स पार्क की, आकल वुड फॉसिल्स पार्क की मैं बात करूं तो ये क्या, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, आकल का मतलब तो आकल गांव हो गया, और वुड का मतलब हो गया लकड़ी, ठीक है, फॉसिल्स का मतलब हो गया जीवाश्म, और पार्क का मतलब पार्क। तो मतलब ये जो आकल वुड फॉसिल्स पार्क है, ये क्या है, ये यहाँ पर जीवाश्म जो मिलते हैं जैसलमेर में, उसके आसपास वाले एरिया में, पूरे मरुस्थल में जो मिलते हैं, वो कहाँ पर रखे जाते हैं, यहाँ पर संग्रहित रखे जाते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है, कहाँ पर है, आकल वुड फॉसिल्स पार्क आकल गांव जैसलमेर में, ठीक है। फिर मैं बात करूं जैसलमेर में ये गांव है, कौन सा, समगांव, समगांव, समगांव कहाँ पर है, जैसलमेर। ये जो समगांव है ये पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। क्या है, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव कौन सा है, समगांव जैसलमेर, समगांव जैसलमेर। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एक तो आकल गांव, एक समगांव। फिर एक गांव और बताता हूं आपको, कौन सा, नाचना, नाचना गांव, नाचना गांव कहां पर है, ये भी जैसलमेर में ही है। किस लिए फेमस है, ये रेगिस्तान, रेगिस्तान मार्च के लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान मार्च के लिए प्रसिद्ध कौन सा गांव है,
रेगिस्तान मार्च के लिए जो फेमस गांव है वो गांव है कौन सा? नाचना गांव। ठीक है, इतनी बात आपको पता चलेगी कि एक तो नाचना गांव, एक सम गांव, एक आकल गांव, तीनों कहाँ पर हैं? जैसलमेर में है। आकल गांव जो है आकल फोसिस पार्क है, सम गांव जो है पूर्णतः वनस्पतिरत गांव है, और नाचना गांव है रेगिस्तान मार्च के लिए फेमस है। रेगिस्तान मार्च कहाँ से कहाँ तक होता है? रेगिस्तान मार्च कैसे होता है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, ये से होता है रेगिस्तान मार्च। कैसे? दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। रेगिस्तान मार्च की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें, मार्च वाला। ठीक है, अब बात करते हैं एक और गांव है, कौन सा है? कुलधरा। जहाँ पे भूत भूत सुनते हैं। ठीक है, कुलधरा गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में। किस लिए फेमस है? राज्य का जो फर्स्ट कैक्टस गार्डन, राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन है कुलधरा जैसलमेर में। आकलवुड फॉसिल पार्क आकल गांव, सम गांव पूर्णतः वनस्पति रहित गांव, नाचना गांव रेगिस्तान मार्च के लिए फेमस गांव। ठीक है, इतनी बात आपको लगता है समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जैसलमेर में और क्या है। जैसलमेर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसलमेर को उठा लिया मैंने। जैसलमेर में क्या है? इसका विस्तार, मुक्त प्रदेश का विस्तार जो है वो सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? जैसलमेर में। इसलिए जैसलमेर में ही पाई जाएंगी ये चीजें, पाई जाएंगी जो कहाँ पे पाई जाएंगी? जैसलमेर में ही पाई जाएंगी। फिर मैं बात करूं जैसलमेर की, तो ये जो जैसलमेर है, सुनना ध्यान से, इसमें पाया जाता है सर्वाधिक दैनिक तापांतर। गुरुजी यह बात समझ में आई? सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब क्या है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब यह हुआ, देखो बच्चा, यहाँ पर पाई जाती है रेत। क्या पाई जाती है? रेत। रेत यहाँ से जैसे सूर्य उदय होगा और सूर्य की जो किरणें आएंगी वो रेत पर पड़ेंगी, और रेत पर पड़ने के बाद क्या होगा? रेत क्या होगी? गर्म। क्या होगी? गर्म। गर्म होने के बाद एक तो रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। मतलब जल्दी गर्म होने और जल्दी ठंडे होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर हो जाता है। तापांतर का मतलब है ताप में अंतर, कि एक तो ज्यादा ही ठंडा, रात में तो बिल्कुल ठंडी हो जाती है और दिन में ज्यादा ही गर्म हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर सेंटीग्रेड तापमान भी ज्यादा होता है, और सबसे कम मतलब रात में तो बिल्कुल सर्दी लगने लग जाती है। ऐसा माहौल हो जाता है कहाँ पर? जैसलमेर। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो कहाँ पर है? ताप में अंतर। तापांतर, ताप में अंतर, ठंडा और गर्म। ऐसे ऐसे समझो आप कि दिन में तो सर्वाधिक गर्म हो जाता है, सर्वाधिक गर्म। ठीक है, दिन में तो, ठीक है, और रात में जो है सर्वाधिक ठंडा हो जाता है। ऐसा माहौल यहाँ पे बनता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की हमने बात कर ली। अब मैं बात करता हूं न्यूनतम है। नोट, एक चीज देखना ध्यान से कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ बताया मैंने? जैसलमेर। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पे पाया जाता है? ये एक जिला है, कौन सा? चूरू। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। गुरुजी इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि ये तो यहाँ पे तो पाई जाती थी रेत। क्या पाई जा रही थी? रेत। लेकिन यहाँ पर पाया जाता है चूना। क्या पाया जाता है? चूना। और ये जो चूना है ये क्या होता है? जल्दी गर्म होता है। जल्दी गर्म नहीं होता, आराम से गर्म होता है, आराम से ठंडा होता है चूना। लेकिन जब गर्म होता है तो फुल गर्म हो जाता है, और ठंडा होता है तो ये भी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे होता है, ये एक साथ नहीं होता। तो इसलिए वार्षिक रूप में अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक तापांतर कहाँ पे पाया जाएगा? चूना। न्यूनतम तापांतर कहाँ पे? अब न्यूनतम तापांतर की टेंशन नहीं आपको, ये आपको याद होना चाहिए, सर्वाधिक वाला। ठीक है, फिर मैं बात करूं जैसलमेर में। जैसलमेर में ही बात कर रहा हूं मैं आपसे। जैसलमेर में ही क्या है? सर्वाधिक वाष्पन दर। सर्वाधिक वाष्पन दर कहाँ पे पाई जाती है? जैसलमेर में। सर्वाधिक वाष्पन दर मतलब क्या? मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो पानी होता है वो ज्यादा से ज्यादा उड़ के क्या होता है?
ऐसे उड़ जाता है, ऐसे ऊपर उड़ जाता है। ये क्या है, वार्षिक सर्वाधिक वाष्पन दर कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो जैसलमेर के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने पार्टीशन किए, शुष्क अर्धशुष्क, फिर शुष्क में बताया मैंने आपको दो पार्टीशन, कौन कौन से। सबसे पहले बताया मैंने बालुका स्तूप मुक्त, जहां पर बालुका स्तूप कतई नहीं पाए जाएंगे। फिर एक है बालुका स्तूप युक्त, जहां पर बालुका स्तूप पाए जाएंगे। फिर हमने पढ़ना शुरू किया सबसे पहले कौन सा, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा, बालुका स्तूप क्षेत्र में हमने पढ़ा विस्तार, पोखरण में, मोहनगढ़ में, फिर जैसलमेर में, फिर नाकुड़ा पर्वत, फिर फलोदी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जैसलमेर में सर्वाधिक विस्तार है, इसलिए सर्वाधिक चीजें भी कहाँ पे पाई जाएगी, जैसलमेर में। कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पर है आकलुड फॉसिल्स पार्क, आकल गांव, सम गांव पूर्णतः रहित गांव, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव। फिर मैंने बताया आपको कि ये जो नाचना गांव है ये भी यहीं पर है, जो कि रेगिस्तान मार्च के लिए जाना जाता है। फिर मैंने बताया कि सर्वाधिक वाष्पन दर और सर्वाधिक दैनिक तापांतर। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये क्या है, पूर्णतः मरुस्थलीय जिला है। कौन, जैसलमेर। पूर्णतः मरुस्थलीय जिला कौन सा है, जैसलमेर। और एक और है बाड़मेर। ध्यान रखें इन दोनों के बारे में, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आगे, बड़े ध्यान से सुनते जाना, आराम से याद हो जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आराम से अगर पढ़ लोगे और अपनी गाइड में ध्यान दे लोगे ना, यहाँ से पढ़ने के बाद में 100% कहता हूँ आपको समझ में आ जाएंगी लगभग सारी चीजें, और इतनी कोई डीपली आपसे पूछी नहीं जाती। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके आगे भी क्या है काम आएंगी, ठीक है। अब बताता हूँ आपको कि इस बालुका स्तूप मुक्त में है, ऐसे है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, आप कहोगे लाठी, बिल्कुल लाठी पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाए जाते हैं बीहड़, यहाँ पर पाई जाती है लाठी, पश्चिम में पाई जाएगी लाठी, पूर्व में पाया जाएगा बीहड़। बीहड़ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इनमें पाया जाता है, ठीक है। और लाठी जो पाई जाएगी कहाँ पे पाई जाएगी, जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा भाग, बालुका स्तूप मुक्त वाला भाग, बालुका स्तूप मुक्त वाले भाग में पाई जाएगी क्या, लाठी। लाठी क्या है गुरुजी, क्या है, थोड़ा समझाओ, इसको डिफाइन करो। तो बिल्कुल बताता हूं मैं आपको कि लाठी क्या है। देखो समझो इस चीज को, क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। ध्यान रखना कैसे, यहाँ पे पाई जाती है क्या, लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। देखिए कैसे, ये क्या है, एक तरह की क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है। गुरुजी कैसे, भूगर्भिक जल पट्टी का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है ना, उसके गर्भ में, उसके अंदर जो ऐसे करके पानी बह रहा है, वो भी कौन सा, मीठा और ठंडा, उसे क्या कर दिया हमने, भूगर्भिक जल पट्टी कर दिया, लाठी सीरीज क्षेत्र कर दिया। इसका विस्तार कहाँ तक है गुरुजी, देखिए इसका विस्तार है जैसलमेर में। जैसलमेर में कहाँ से, पोखरण से मोहनगढ़ तक, पोखरण से मोहनगढ़ तक क्या है, इसका विस्तार है। दोनों स्थान कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। मतलब लाठी कहाँ पर है, जैसलमेर में। क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है। एक तरह से पानी के नीचे मरुस्थल में सोना ही मिल गया। क्या मिल गया, सोना ही मिल गया। पानी मिल गया तो क्या हो गया, सोना ही मिल गया। तो ये क्या है, पानी है, वो भी मीठा और ठंडा पानी, ठीक है। इस लाठी सीरीज क्षेत्र में क्या है, एक घास पाई जाती है गुरुजी, कौन सी, सेवण। कौन सी, सेवण। सेवण घास पाई जाती है। और सेवण घास जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेवण घास पूछ लिया जाता है कहाँ पर पाई जाती है, लाठी सीरीज क्षेत्र में। ये सूखने पर क्या कहलाती है, लीलोन कहलाती है।
लाटी सीरीज क्षेत्र बताया भूगर्भिक जल पट्टी है, फिर बताया मोहनगढ़ से जैसलमेर इसका विस्तार है, मोहनगढ़ से पोखरण इसका विस्तार है, फिर मैंने बताया कि ये क्या है, यहाँ पर पाई जाती है क्या, सेवण घास और लीलोण घास, सूखने पर लीलोण हो जाती है और वैसे सेवण घास होती है। ठीक है, इतनी सी इजी बात है, समझ लोगे तुम ये बात को। ठीक है, फिर मैं बात करूं सेवण घास की, तो सेवण घास क्या होती है, इसमें एक अपना राज्य पक्षी है कौन, गोडावण। कौन है, गोडावण। ठीक है, जो सेवण घास है, सेवण घास, इसमें क्या है, अपना जो राज्य पक्षी है कौन है, गोडावण, या बोलूं में शर्मिला, या बोलूं में माल मोहड़ी, या बोलूं में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या बोलूं मैं आपसे सोन चिड़िया, ये सब इसी के नाम है, गोडावण की। ठीक है, ध्यान रखना, शर्मिला पक्षी, माल मोहड़ी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया, ये किसके नाम है, गोडावण के नाम है। तो ये क्या है, शर्मिला पक्षी या गोडावण बोलो, ये सेवण घास में क्या देता है, अंडा देता है, अपना क्या देता है, अंडा देता है। ये ध्यान रखना है आपको। और जो ये राज्य पक्षी जो बना था ना, कब बना था, 1981 में। ठीक है, और ये बातें किसके बारे में होंगी, लाटी सीरीज क्षेत्र के बारे में। लाटी सीरीज क्षेत्र के बारे में आपको एक और चीज याद रखनी है कि लाटी सीरीज क्षेत्र के बारे में आपको और क्या बातें याद रखनी है। लाटी सीरीज क्षेत्र के बारे में देखिए, ये क्या है, लाटी सीरीज क्षेत्र हो गया। ध्यान रखें कि जैसे ये लाटी सीरीज क्षेत्र हो गया, कहाँ से कहाँ तक, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण, या पोखरण से लेकर मोहनगढ़। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है, फिर अब मैं बताना चाह रहा हूं, इस पर घास भी पाई जाती है, कौन सी, इस पर घास पाई जाती है, कौन सी, सेवण, सूखने पर लीलोण कहलाती है। और यहाँ पर शर्मिला पक्षी अंडे देता है, जिसे गोडाउन भी कहा जाता है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर लगा हुआ है एक नलकूप। क्या लगा हुआ है, एक नलकूप लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें आप, ऐसे ध्यान रखो कि बड़े याद रहेगा। ठीक है, नलकूप लगा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा है चंदन नलकूप। इसका नाम है चंदन नलकूप। ठीक है, इस चंदन नलकूप को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है थार का घड़ा। क्या कहा जाता है, थार का घड़ा। और ये जो है चंदन नलकूप, ये कहाँ पर है, लाटी सीरीज क्षेत्र में ही है, मतलब जैसलमेर में ही है। ठीक है, थार का घड़ा कहाँ पर है, जैसलमेर में। इसका उपनाम है ये थार का घड़ा, लेकिन नाम क्या है, चंदन नलकूप। चंदन नलकूप कहाँ पर है, जैसलमेर में, जिसे क्या कहा जाता है, थार का घड़ा, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, और भूगर्भिक जल पट्टी के बारे में बात कर रहा था, लाठी के बारे में। इसकी अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है वो क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट जो बात है वो है इसकी खोज। खोज किसने की, खोज किसने की है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछा भी गया है, आपके कई बार ये एग्जाम में टपक भी जाता है, खोज किसने की है। और जो खोज करता जो है ना, वो तो आपको एक तरह से रट ही लेना है, बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, बताता हूँ, सुनो, वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, देखो सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, किसने खोज की है लाटी सीरीज क्षेत्र की, लाटी सीरीज क्षेत्र की खोज किसने की है, उसके बारे में हम जानेंगे। 1 मिनट पानी पी लेता हूं मैं। स्टार्ट करें। देखिए, इसकी जो खोज की है वो की किसने, काजरी संस्थान है अपने राजस्थान में। काजरी क्या है, काजरी जो संस्थान है, इसकी मैं बात करूं, इसकी पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल
एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी संस्थान। अरे दादा भाई रावत है ना। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है इसका? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या बोले इसको केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। ये इसका क्या है, पूरा नाम है। आपको हिंदी में भी याद होना चाहिए और इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। ये आपको ध्यान होना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना जो हुई वो हुई थी 1959 में। किसने कार्य किया वो कार्य करना शुरू कर दिया था इसने 1952 में, ठीक है। आपको ज्यादातर ध्यान इस पे देना है। स्थापना 1959 किस किस के सहयोग से हुई? ये हुई यूएसए और यूनेस्को एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, आपको पता है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। और कहाँ पर है ये? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और किसकी है ये किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, संयुक्त राष्ट्र का भाग है। और क्या करता है ये? सांस्कृतिक चीज़ों को जैसे बढ़ावा देता है, अपनी सूची में शामिल करके उनके लिए पैसे भेजता है ताकि उनका विकास हो सके। ओंड्रे ओजेले इसके क्या है? अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखें। तो इसकी इन दोनों की सहायता से और साथ में केंद्र सरकार की सहायता से क्या हुआ है? इसकी स्थापना हुई किसकी? काजरी की। ध्यान रखना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना 2 4, ठीक है। अब मैं बात करूं इसका मुख्यालय जिसे बोला जाता है हेडक्वार्टर, कहाँ पर है ये? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह तो मेन हो गया। और क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके कितने? नंबर 1 तो है भुज पड़ता है गुजरात में, ठीक है। एक है कहाँ पर? लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। भुज कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। लेह पड़ता है लद्दाख में। और बीकानेर, जैसलमेर और पाली, मतलब कि 2 3 4 और 5, ये तो है राजस्थान में। और ये जो 2 गांव ये कहाँ पर है? ये पूरे भारत में, मतलब राजस्थान से बाहर है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान से बाहर काजरी के 2 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे भुज, फिर आप बोलोगे भुज एक तो गुजरात में और एक बोलोगे आप लेह लद्दाख में। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। दोनों कहाँ पर हैं? भारत से बाहर हैं। 3 कहाँ पर है? राजस्थान में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है आपका जोधपुर में, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज़ के बारे में, ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो काजरी जो संस्थान है इसने खोज की है लाटीश्री क्षेत्र की, मेन चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मेन क्या है? इसका पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। आपको रटवा याद होना चाहिए, एक बार में आप बता दें सारी चीज़, ठीक है। फिर आपने मुख्यालय याद किया कहाँ पर? जोधपुर में। स्थापना 1959। किसके हिसाब से? ये सहायता किसकी? एक तो यूएसए अमेरिका की और एक यूनेस्को की और एक केंद्र सरकार की सहायता से इसका निर्माण हुआ है। फिर मैं बात करूं इसके बारे में, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो भुज है, एक लेह है, एक बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर जैसलमेर और पाली, बाड़मेर नहीं है, ठीक है। ये इसके क्या है? क्षेत्रीय मुख्यालय। फिर मैं बात करूं, अभी काजरी की बातें पूरी नहीं हुई हैं, ध्यान रखना। काजरी की बातें अभी पूरी नहीं हुई। मुख्यालय हमने बात कर लिया, स्थापना हमने बात कर ली, पूरा नाम याद कर लिया हमने, इतनी चीजें याद कर ली हमने यहीं पर। अब बात करते हैं काजरी के बारे में। इसका कार्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? थोड़ा कम बढ़ाओ यार। कार्यालय, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो है
इसका कार्य आपको ध्यान होना चाहिए। क्या है इसका कार्य? इसका कार्य है कि जो शुष्क जो क्षेत्र है उसमें क्या करना है, उसमें मतलब वो उस शुष्क क्षेत्र का ज्यादा विस्तार ना हो, ज्यादा विस्तार ना हो, मतलब कि मरुस्थलीक, सीधी बात है, मरुस्थलीकरण पर क्या करना है, इसका रोक लगाना इसका कार्य है। मतलब कोई भी काम करके, कोई भी काम, जैसे वनस्पति लगा दे, जैसे कोई योजना चला दे, कोई चीज की खोज कर दे, ऐसे मतलब काम करके इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि बस मरुस्थलीकरण पर रोक लगानी है, मरुस्थल को आगे नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, जैसे जैसे अरावली रोके हुए वैसे काम करना है। ठीक है, ये काजरी के बारे में आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए। काजरी से संबंधित क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपका। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज के बारे में। इसी के समान, इसी के समान एक और संस्था है। कौन सी गुरुजी? वीडियो चाल भी रोचना चाल रहे हो, चाल तो रहे हो चाल, कोई बात कौन पर यू क्वेश्चन चाल ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? अब मैं बात करता हूं आफरी के बारे में। आफरी, आफरी क्या है? आफरी भी काजरी की तरह ही है। ये क्या है? ये है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है इसका? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड मतलब शुष्क, वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्या है इसका पूरा नाम? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, फिर मैं बात करूं कि स्थापना की। स्थापना जो हुई, स्थापना हुई 1985 में। ठीक है, 1985 में ही यूनेस्को में शामिल हुआ था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। पर 1985 में स्थापना किसकी हुई? आफरी की। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्थापना 1985। इसका कार्य, सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका भी जोधपुर में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, इसमें किसी ने सहयोग नहीं दिया, ध्यान रखना। इसमें बस क्या कार्य, ध्यान रखना, बढ़िया आराम से वनस्पति लगाती है ये, बढ़िया, जिससे क्या हो, ऐसी वनस्पति जिससे क्या हो, वो उग भी सके और मरुस्थलीकरण को रोक भी सके। वो क्या करेगी? जैसे लगाएगी तो उसकी जड़ें क्या पकड़ लेगी? मिट्टी को पकड़ लेगी, उड़ने नहीं देगी, जिससे क्या होगा? मरुस्थलीकरण रुक जाएगा। बस यही काम है इसका। जैसे बढ़िया ऐसी वनस्पति लगाती है कांटेदार जो होती है, जिसको पशु भी ना खाए। जैसे मैं बात करूं, नंबर 1 ग्वार पाठा, जैसे नागफणी होगी, जैसे विलायती बबूल हो गया, विलायती बबूल हो गया। ये क्या है? ये इसके लगाने के काम है। ये लगा देती है, जिससे क्या होता है, ऐसे पौधे लगाए जाते हैं मतलब मरुस्थल में, जिनसे क्या हो, मरुस्थल का विकास जो मतलब ज्यादा आगे बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ सके, मरुस्थलीकरण ना हो सके, उस वजह से। ध्यान रखें, आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी साथ में ध्यान रखें, जरूरी है। दोनों काजरी और आफरी याद होना बहुत 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 ही जरूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके काजरी और आफरी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? देखिए, अब मैं बात करता हूं, नंबर 1 तो बताया मैंने कौन सा? चंदन नलकूप, जो कहां पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, नंबर 2 देखो, अब इसको क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। क्या कहा जाता है? थार का घड़ा इसको बोला जाता है। ठीक है, थार का घड़ा इसको बोला जाता है, जैसलमेर में है, चंदन नलकूप है। ठीक है, दूसरा है बाटांडू, बाटांडू का कुआं। बाटांडू का कुआं कहां पर है? ये है बाड़मेर में। कहां पर है?
बाड़मेर में, और इसको क्या कहा जाता है, मरुस्थल का जल महल। क्या कहा जाता है, मरुस्थल का जल महल इसको कहा जाता है। ध्यान रखें, बाटांडू का कुआं बाड़मेर, बाटांडू का कुआं बाड़मेर, मरुस्थल का जल महल, ये ध्यान रखें। और एक ये ध्यान रखें, ठीक है। नंबर 3, पीने के साधन बता रहा हूं, ये है मरु उद्यान। इनको बोला जाता है क्या, मरु उद्यान बोला जाता है। ये इसको बोला जाता है नकली स्थान, नकली स्थान, या बोला जाता है ओसिस। क्या बोला जाता है, ओसिस। इनके बारे में बता रहा हूं, ये जो चीजें हैं ना, ये मरुस्थान, मरुद्यान, नकलिस्तान, ओसिस, बात एक ही है। और बात एक क्या है कि इनको बोला जाता है, चंदन नल को क्या बोला जाता है, मरुद्यान बोला जाता है। पाटांडू को क्या बोला जाता है, मरुद्यान बोला जाता है। एक और है, कौन सी, कोलायत, कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ पर है, ये बीकानेर में, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, मरुद्यान बोला जाता है, नकलिस्तान बोला जाता है, ओसिस बोला जाता है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये पीने के पानी के बढ़िया अच्छे स्रोत हैं, ठीक है, इसलिए बताया मैंने आपको। इन्हें मरुद्यान, नकलिस्तान या ओसिस बोला जाता है, ठीक है। एक पार्ट जो है अपना वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है। कौन सा वाला, कौन सा वाला, मुक्त वाला, जो 41% भाग था, वो वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके, ठीक है। अब आगे जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, अगले पार्ट में हम बात करेंगे। और यहाँ पर मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त युक्त प्रदेश, ठीक है, बालू का स्तूप युक्त, जिसमें क्या है, टेली हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।